हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्गी एजुकेशन। आज हम SOL BA सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन यानी शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार का चैप्टर नंबर फर्स्ट का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रक्रिया। यानी शिक्षा के मूल उद्देश्य, यानी शिक्षा के मूल उद्देश्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, यानी उसका मोटिव क्या होता है, हम शिक्षा क्यों लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, फिर चाहे हम उसको उसके व्यापक अर्थ में देखें या संकुचित अर्थ में, दोनों में ही शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण की शिक्षा जो होती है वो निरुद्देश्य नहीं होती, यानी उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, कोई ना कोई इंटेंशन या मोटिव ज़रूर होता है कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, हम किस लिए हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो पहली वीडियो में आपको मैंने व्यापक और संकुचित अर्थ के बारे में भी बताया था कि शिक्षा व्यापक पैमाने पे भी होती है, यानी बड़े पैमाने पे, यानी जिसको हम नियोजित और अनियोजित ढंग से ग्रहण करते हैं। और संकुचित अर्थ में भी, चाहे जैसे हम इसको स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा कहते हैं, ऐसे भी इसको हम ग्रहण करते हैं। तो कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है शिक्षा का। उद्देश्य किसी भी गतिविधि को एक दिशा प्रदान करता है, यानी कि अगर आप किसी भी कोई भी एजुकेशन ले रहे, हायर एजुकेशन ले रहे, तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव है, कोई ना कोई इंटेंशन है कि हाँ क्यों, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। आप BA कर रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं तो आप टीचर बनना चाहते हैं, या कोई MBBS कर रहा है, यानी बिना निरुद्देश्य तो कोई शिक्षा होती नहीं है, यानी आपने कुछ ना कुछ करने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मानव जीवन बहुत ही गतिशील होता है और समय के साथ साथ इसके जीवन के उद्देश्य भी परिवर्तन आता रहता है, और इस परिवर्तन से उनकी शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। यानी कि अब प्राचीन काल से लेके आज के समय में 21वीं सदी में हमारे लाइफ में जितने भी चेंजेस हैं, तो शिक्षा में भी कोई ना कोई चेंजेस आते रहे, और शिक्षा के चेंजेस आने से उसके उद्देश्य में भी परिवर्तन आते रहे। कि शिक्षा मात्र एक आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करना या नैतिक रूप से ग्रहण करने के लिए नहीं, अपितु एक समाज में सामाजिक विकास के लिए, व आगे बढ़ने के लिए, व जीविकोपार्जन के साधन के लिए भी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती चली गई। अतः हमेशा से शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा समाज का मूल विकास, उसकी निरंतरता को बनाए रखने का रहा है। यानी कि शिक्षा मनुष्य के व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तो करती है, उसको सोशल बनाती है, साथ में वो एक निरंतरता, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है शिक्षा का, कि वो चलती रहती है हमेशा। प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जो हमारी शिक्षा थी वो केवल आध्यात्मिक दर्शन पे ही डिपेंड थी, यानी कि हम केवल वेद और शास्त्रों का ही ज्ञान लेते थे। आपको पता होगा जैसे हमारे जो पुराने ऋषि मुनि वगैरह होते थे, हमारे गुरुकुल शिक्षा होती थी, तो हम उसमें वेदों का ज्ञान और उसमें उपनिषदों का ज्ञान या पुराणों का ज्ञान होता था। किंतु अब समय के साथ साथ क्या होता चला गया, समय के साथ साथ शिक्षा में बदलाव आते गए। अब जैसे अंग्रेजों के, मुगलों के आने के समय के बाद हमारी शिक्षा में और बदलाव आ गया, हमारी शिक्षा में अलग अलग विषय आ गए वो, और फिर उसके बाद हमें अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को हटाकर उन्होंने क्या करा, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को हटाकर अपनी अलग शैक्षिक व्यवस्था स्थापित की। यानी जो हमारे पुराणों काल से आ रही शिक्षा नीति थी उसको हटाकर एक अलग शिक्षा स्थापित की, और उनका उस उद्देश्य क्या था कि मजदूर वर्ग के भारतीय तैयार करना, जिससे वह सरकारी कार्यालयों में अधीनस्थ पदों में काम, यानी कि उनको हायर एजुकेशन ना देके एक ऐसी एजुकेशन देना जिससे वह एक क्लैरिकल रूप में उनका काम कर सके, जिससे मजदूर वर्ग के लोग, ऐसे मजदूर वर्ग के लोग तैयार करना था जिससे वह उनके सरकारी कार्यालयों में अधीनस्थ पदों पर काम कर सके। तो इसलिए अंग्रेजों ने हमारी जो शिक्षा थी वो हटा के एक अपनी शिक्षा नीति को हम पे लागू किया। तो ये तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी।
बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेताओं को ब्रिटिश द्वारा शुरू की गई शिक्षा प्रणाली में निहित दोषों का एहसास हुआ और अहम बदलाव करने के लिए कदम उठाए गए। यानी कि जब स्वतंत्रता मिली हमें, तो जो पुरानी ब्रिटिश सरकार ने जो हम पे हमारी शिक्षा नीति थोपी थी, उनमें कहीं ऐसे दोष भी थे जिससे मनुष्य का विकास सामाजिक रूप से नहीं हो पा रहा था। मनुष्य एक मनुष्य के रूप में या उसके नैतिक विकास के रूप में उसके गुणों का पूरा निर्वहन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अहम बदलाव करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आपको एनईपी में समझाया था कि शिक्षा में धीरे धीरे बदलाव होते गए हैं, तो अभी भी चले आ रहे। तो ऐसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया। तो शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़कर देखे जाने लगा। यानी कि शिक्षा का मात्र उद्देश्य नैतिक विकास या आध्यात्मिक विकास से नहीं, अपितु राष्ट्रीय विकास से, यानी हमारा देश का विकास हो। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को राष्ट्र का विकास के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। इस दौरान शैक्षिक सुधारों की कई समितियां और आयोग की स्थापना की। यानी कि बहुत से ऐसी समितियां बनाई गई, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिससे हमारा देश का विकास हो, जिससे शिक्षा के माध्यम से हमारा राष्ट्र आगे बढ़े और उसको डेवलप्ड किया जाए। तो ये था शिक्षा का उद्देश्य, जो पहले और अब में बहुत सा डिफरेंस है, जो नैतिक विकास के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय विकास तक पहुंचा। उसके बाद शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। यानी कि शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले सामाजिक विकास का हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब होता है कि हस्तक्षेप एक तरीके का, या हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देना, कुछ भी उनको ट्रांसफ़र करना। तो शिक्षा के द्वारा किसी भी समाज की एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को अपने आदर्श मूल्यों, विश्वासों, रहन सहन, खान पान, लोक चलन, ज्ञान नीतियों आदि का हस्तांतरण करती है। जैसे विद्यालय, परिवार, धार्मिक। यानी कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है, हमारे पुराने लोगों ने क्या किया, हमें क्या दिए, हमें विद्यालय दिए, हमें परिवार दिया या धार्मिक संप्रदाय, हमें उनसे ही मिला आ रहा है। कोई भी कल्चर है, पुराने समय में लोगों ने जो किया हम वही आगे उनको अपनी पीढ़ी को भी देते हैं। तो वही शिक्षा के माध्यम से, जैसे कैसे रहना है, हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, हमें किस प्रकार का खाना खाना है, या हमें लोक चलन यानी हमें व्यवहार कैसा करना है लोगों द्वारा, हमें किस प्रकार की पॉलिसीज़ अपनानी है। तो ये सारा पुरानी पीढ़ी से दूसरी पुरानी पीढ़ी तक शिक्षा के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होता चला गया। यानी कि जिसका उद्देश्य है सामाजिक विकास का हस्तांतरण। यानी समाज का इससे विकास होता है कि हम अपने ज्ञान को दूसरे आगे वाली पीढ़ियों को देते हैं। दूसरा उद्देश्य है शिक्षा का शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य मतलब होता है कि जब शिक्षा हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे मस्तिष्क में ढंग से सब कुछ हम ग्रहण कर सकते हैं। अपने ज्ञान को, किसी भी ज्ञान को हम ढंग से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अरस्तु थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके अनुसार एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यानी उनका कहना था कि शिक्षा वही इंसान ग्रहण कर सकता है जिसका स्वस्थ शरीर है, ये नहीं कि बीमार है। क्योंकि जो इंसान बीमार होगा या कुछ भी होगा वो ढंग से कुछ भी समझ नहीं पाएगा। जैसे आपको फीवर होता है कभी भी या कुछ भी होता है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इसी प्रकार से शारीरिक विकास का उद्देश्य भी शिक्षा का, शारीरिक विकास शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे यह मांसपेशियों को सशक्त बनाने, ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के विकास तथा जन्मजात शक्तियों का विकास से जुड़ा है, जैसे आसन, व्यायाम, खेल कूद इत्यादि। तो शिक्षा में केवल हमें नैतिक या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला, हमें एक योग का ज्ञान भी मिला है कि हमें अपने एक्सरसाइज से कैसे अपने शरीर को अच्छा बनाना है, अपने ज्ञान इंद्रियों को, अपने सिक्स सेंस को कैसे खोलना है, अपने कर्म इंद्रियों को कैसे खोलना है, जन्मजात शक्तियों के विकास। यानी कि हम आसन करते हैं, जैसे हम योगा क्लासेस होती है, तो वो इसी चीज़ के लिए होती है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हम लंबा जीवन जिए। जैसे स्कूलों में, कॉलेजेस में भी योगा क्लासेस होती है या हम योगा के टीचर्स होते हैं, तो इसीलिए होते हैं कि आपका
शरीर स्वस्थ रहे, आप तरह तरह के आसन करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। खेल कूद में खेल कूद होते हैं, इससे हमारा वजन जो होता है बिल्कुल ठीक रहता है, हम मोटापा नहीं आता, तो इससे हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये शारीरिक विकास का उद्देश्य भी, यानी शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास भी रहा है। शिक्षा मात्र हमें ये ज्ञान नहीं देती कि हम वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अपितु हमें योग का ज्ञान भी शिक्षा के माध्यम से ही मिला है। तीसरा उद्देश्य है मानसिक विकास। शिक्षा बच्चे के मानसिक विकास में सहायक होती है। मानसिक विकास मतलब होता है कि उसको सोचने समझने की शक्ति है उसकी, कि वो हमेशा दूसरे की नहीं सुनता, वो खुद शिक्षा अगर वो ग्रहण करता है कोई चीज़, तो अपने मन स्थिति से जोड़कर उसको सोच समझ के करता है काम, वो ऐसे ही काम नहीं कर देता। यानी उसका मानसिक विकास भी होता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, उसके बारे में भी वो सोचता है। जैसे कि मानसिक विकास के लिए बच्चों को खुद से करने के लिए अवसर दिए जाते हैं, यानी उन्हें खुद कार्य करने के अवसर दिए जाते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे उनकी मानसिक शक्तियाँ, स्मृति, निरीक्षण, तर्क, चिंतन, मनन, ये सब क्या होता है। जैसे हम कोई रीजनिंग करते हैं, या हमारी मेमोरी किस तरीके से शार्प हो, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से जल्दी कैसे एग्ज़ाम में मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम तर्क कैसे करते हैं। हम ये नहीं कि हम बात टीचर हमें समझा रही है और हमने हाँ में हाँ मिला दी और हम कुछ बोल ही नहीं रहे, तो इसका मतलब हमारा मानसिक विकास नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो टीचर ने हमें बोल दिया और हमने उसको सुन के कॉपी में रट लिया। तो इससे मानसिक विकास नहीं, मानसिक विकास ही मतलब होता है कि जब हम याद रखते हैं कोई चीज़, उसका निरीक्षण करते हैं, या तर्क करते हैं हम, यानी रीजनिंग, या हम कोई तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, इंसान का मानसिक विकास होता है, खुलती है उसकी बुद्धि। तो वो मानसिक विकास भी एक शिक्षा का एक उद्देश्य रहा है। उसके बाद है सामाजिक विकास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सामाजिक विकास का उद्देश्य, यानी शिक्षा का उद्देश्य भी क्या होता है, सामाजिक विकास, समाज का विकास। हमारे शिक्षा मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो एक पशु समान होता है, उसको कुछ नहीं पता होता वो उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन जब वो धीरे धीरे समाज में आता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो एक सोशल बनता है, एक इंसान बनता है कि हाँ, मुझे आगे बढ़ना है, राष्ट्र की सेवा करनी है, या कुछ भी करना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे पढ़ना है। तो यह बनाने के लिए मदद करती है शिक्षा बच्चों को समाज की भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, तो ये सब किसके माध्यम से होता है, शिक्षा के माध्यम से होता है। अगर हम बिना शिक्षा के माध्यम से कोई भी चीज़ हम ग्रहण कर ही नहीं सकते, तो बच्चों को भाषा का ज्ञान, या उनके रीति रिवाज का ज्ञान, उनको आचार विचार, वो कैसे कैसे बिहेव करते हैं दूसरों से, बड़ों के सामने वो किस प्रकार से अपने को दिखाते हैं, या समाज की अच्छाई बुराई के प्रति संवेदनशील, यानी समाज में जो भी अच्छाई बुराई होती है, कहीं ऐसे होते हैं कि हमारे रूढ़िवादी सोच वाले व्यक्ति होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो इसका मतलब कि समाज का विकास हुआ ही नहीं। तो समाज की अच्छाई और बुराई को के प्रति भी संवेदनशील बनाती है हमें, कि हाँ, ये सही है, ये गलत है, हमें ऐसा करना है, अब नहीं करेंगे हम ऐसा, आगे से ये होगा, ये नहीं होगा। तो समाज को एक बदलने की भी वो होती है कि हमें समाज को बदलना है, ये नहीं कि हम जो पुरानी पीढ़ी से चला आ रहा है हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं, चाहे वह रूढ़िवादी सोच क्यों ना हो। तो एक योग्य सामाजिक प्रणाली बनाने में बच्चों में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि भावनाओं का विकास करती है। यानी कि बच्चे में एक सिंपैथी या शेयरिंग या केयरिंग बोलते हैं, जैसे जो बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें इसकी हेल्प करनी है, हमें दया दिखानी है। तो ये सब जो विकास होते हैं सामाजिक विकास होते हैं, जो शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सीखता है, जो जो छोटी एज से शुरू हो जाता है कि हम बच्चों में क्या क्या गुण, क्या क्या क्वालिटीज़ डालते हैं, कि बच्चा कैसे बनना चाहिए, उसको अच्छाई और बुराई के बारे में, सच या झूठ के बारे में, कि हाँ, ये सही है, ये गलत है, आपको ऐसा करना है बेटा, आपको ऐसे नहीं करना। तो ये सामाजिक विकास है। उसके बाद होता है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। नैतिक एवं चारित्रिक विकास शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी कि शिक्षा, अगर हम एजुकेटेड हैं, लेकिन हमारे अंदर नैतिक गुण नहीं है और हमारा कैरेक्टर सही नहीं है, तो शिक्षा किसी काम की नहीं है। यानी शिक्षा का एक उद्देश्य नैतिक और चारित्रिक विकास भी होना चाहिए, क्योंकि इनके दोनों का संबंध मनुष्य के संपूर्ण आचरण से, यानी मनुष्य कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो उसके
उसके एजुकेशन से ही दिखता है कि हाँ, कहीं वो उसका अगर गुस्से वाला स्वभाव है या वो तमीज़ से बात नहीं करता या कुछ है, तो यानी उसके उसके शिक्षा लेने का कोई भी फ़ायदा हुआ नहीं। यानी उसमें ना नैतिक गुण है, ना उसके चारित्रिक गुण है। तो बच्चों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, जो कि बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है। तो शिक्षा से बच्चों में ईमानदारी, परोपकार, दृढ़ इच्छा, कर्तव्य परायणता आदि चारित्रिक गुणों का निर्माण होता है। यानी बच्चों में ईमानदारी, यानी उनको ये सिखाया जाना कि ईमानदार रहना चाहिए, हमें किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ भी हो गया तो कोई गलत काम नहीं करना, हमें सही काम करना है। परोपकार होना चाहिए, मतलब दूसरों को, परोपकार मतलब होता है कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने रहे, एक परोपकारी मनुष्य बने रहे, कि हम दूसरों की गलतियों को माफ़ कर सकें या एक एक अच्छे दृढ़ निश्चयी बन सके। तो ये सब एक नैतिक और चारित्रिक विकास है, जो शिक्षा के माध्यम से इंसान सीखता है कि हाँ, हमें उसके कैरेक्टर का और उसके कल्चर, यानी कि उसके मूल व्यक्तित्व, मोरालिटी का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोरालिटी और कैरेक्टर, यानी कि मनुष्य इन दोनों के, अगर ये दोनों गुण मनुष्य में नहीं है तो उसका शिक्षा लेने का कोई भी इंटेंशन, कोई भी उद्देश्य हो, वो सारा निरुद्देश्य है। क्योंकि मनुष्य में दो गुण अवश्य होने चाहिए। इससे उसके घर का पता चलता है कि उसका घर कैसा होगा, उसके उसका व्यवहार से पता चलता है कि हाँ, उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, ये ऐसा है, इसका शायद घर में ही ऐसे लोग होंगे। तो ये नैतिक और चारित्रिक विकास ही मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का बच्चों में। उसके बाद होता है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। अब संस्कृति, जो हमारी कल्चर चला आ रहा है, हमारा इंडियन कल्चर, या हमारे प्रत्येक क्षेत्र का अपना अपना कल्चर होता है। तो प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। यानी कोई भी समाज है, भले ही एक देश ही नहीं, अभी तो एक समाज जहाँ हम रहते हैं, एक क्षेत्र, एक गांव, तो उसकी एक अलग ही अपनी संस्कृति होती है। और शिक्षा द्वारा लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति भी तो हमें मिलती है। हम केवल अपने माँ बाप से हम केवल संपत्ति ही नहीं लेते, अभी तो संस्कृति भी लेते हैं कि हाँ, इन्होंने ये कल्चर फॉलो किया, हम भी ये कल्चर फॉलो करेंगे। किसी भी समाज की शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा बच्चों में सांस्कृतिक विकास हो। इसके अंतर्गत बच्चों में उनके समाज की संस्कृतियों में विशेष अथवा मूल तत्व का ज्ञान कराया जाए। यानी कि उसकी कल्चर कैसा है, उसका कस्टम कैसा है, ये भी बच्चों को शिक्षा के माध्यम से ही पता चलता है। यानी शिक्षा सांस्कृतिक विकास का भी एक उद्देश्य रहा है कि शिक्षा क्या करती है, सांस्कृतिक विकास करती है, कल्चर को आगे बढ़ाती है। कल्चर हमारे राष्ट्र की हित के लिए होता है, क्योंकि हमें कल्चर हमें एक सशक्त नागरिक बनाती है। एक लिमिटेशंस है इस कल्चर में कि हमें इस कल्चर में रहना है, हमें वेस्टर्न कल्चर नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति ये है, हमें ऐसे रहना है, हमारे बच्चों को इस तरीके से रहना है। तो ये इसका एक अपना उद्देश्य होता है कि हम अलग गुणों के व्यक्तित्व बनते हैं। यानी जैसे आपको पता होगा कि हमारी इंडियन कल्चर अलग होता है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में उतना सामाजिक गुण नहीं होता, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सामाजिक गुण होता है। तो ये भी शिक्षा के माध्यम से ही हम सीखते हैं। बाकी व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, जो कि आजकल मेन उद्देश्य हो गया है शिक्षा का, कि चाहे कुछ भी ना हो, व्यावसायिक विकास अवश्य होना चाहिए शिक्षा का, कि ऑक्यूपेशनल कोई ना कोई ऑक्यूपेशन कर सके हम, क्योंकि हमें रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ कमाना तो पड़ता है। तो अगर शिक्षा का व्यावसायिक विकास ही नहीं होगा, अगर हम कोई ऑक्यूपेशन ही नहीं कर पाएंगे उसको पाके, तो फिर उसका भी कोई उद्देश्य नहीं होगा। व्यवसायिक शिक्षा का उपयोगितावादी उद्देश्य अथवा जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी कहा जाता है। यानी जीवन को पालने का, जीविकोपार्जन, यानी हमें जिससे रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, कोई हम ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि जिससे हमें हम कोई व्यवसाय कर सकें, कुछ भी खोल सकें अपना। चाहे अगर हम कुछ बन नहीं पाते तो, लेकिन हमें इतना गुण है कि हम कोई भी अपना अपना नया बिजनेस कर सकते हैं या कुछ भी हम स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये व्यावसायिक विकास है। जैसे कि आजकल हम ये बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, तो फिर आत्मनिर्भर में क्या है कि हम कोई भी स्टार्टअप करें जो हमें अच्छा लगता है, तो वो भी एक व्यावसायिक विकास का उद्देश्य है। कि व्यावसायिक उद्देश्य का अर्थ है कि बच्चों में उनकी योग्यता, रुचि के इंटरेस्ट उनको किस में है, वही चीज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि लोग चाय का बिजनेस करते हैं, या बहुत सारे, चाहे वो किसी भी बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक स्टार्टअप कर रहे हैं। तो वो
वो किसका माध्यम है, वो कुछ बनने का माध्यम नहीं है, वो जीविकोपार्जन का माध्यम है कि हमें अपनी जीवनचर्या चलानी है, हमें आगे बढ़ना है। तो आवश्यक, जिसमें कोई भी बुराई नहीं होती कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस उस काम में एक योग्यता होनी चाहिए। तो आवश्यकता में कोई भी कार्य करें, व्यवसाय, कोई लघु उद्योग या बड़े उद्योग को चलाने के लिए योग्य बनना, यानी कोई बिजनेस खोल सकते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है। तो ये व्यावसायिक विकास का उद्देश्य होता है शिक्षा का। लास्ट उद्देश्य नागरिकता एवं शासन तंत्र की शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि वे अपने सभी नागरिक कर्तव्य जिम्मेदारियों का अच्छी तरह पालन करें। यानी मात्र हम अपने तक ही सीमित ना हो गए, हम अपने तक सीमित हैं, हम केवल एक देश तक, देश में भी हमारा जो कर्तव्य होता है राष्ट्र के लिए भी होता है। हमारा केवल परिवार के लिए कर्तव्य नहीं होता है या अपने लिए कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना खा रहे हैं, हम टैक्स नहीं भर रहे। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं कि हमें शिक्षा का एक उद्देश्य होता है कि हम जिम्मेदारियां भी निभाएं। जैसे संविधान में हमारे कर्तव्यों, हमारे मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बोला गया कि हमें ये करना चाहिए हमें। तो शिक्षा का माध्यम ये भी होना चाहिए कि हम राष्ट्र के हित में भी कुछ काम कर रहे हैं, कि हम टाइम पे टैक्स भर रहे हैं, हम अपने मौलिक कर्तव्य को, हमें जानकारी, हम उसके अनुसार ही हम देश में कुछ दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छे नागरिक बने हैं। तो इसका भी उद्देश्य है, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो आपको, आई होप आपको समझ आया होगा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।